Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab. तो आई नो आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम और स्टिल मेरी वॉइस थोड़ी सी शोर साउंड कर रही होगी बिकॉज आई हैव कोल्ड एंड माय वॉइस इज नॉट सो गुड. तो प्लीज़ इग्नोर, थोड़ा सा कोल्ड है, नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल वीडियो तो बनानी ही थी. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पहले अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना, सीधे से मतलब यानी एक जगह से अथॉरिटी को दूसरी जगह पहुंचा देना. पॉइंट ए से अथॉरिटी को पॉइंट बी के पास पहुंचा देना, यही कहलाती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. जरा इसकी मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं. इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स. यानी कि आप अगर मैनेजर हैं तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनके पास क्या दे रहे हो? अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हो टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड प्रोवाइड करवा दी, एक लिमिट बना दी कि इस लिमिट के अंदर अगर कोई भी केस होगा, कोई भी डिसीजन होगा तो वो आप ले सकते हो. दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. The manager who delegate authority holds his subordinate responsible for proper performance of the assigned task. यानी सीधी बात है, अगर जो मैनेजर है, मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को पावर दी है तो सबऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा. किस चीज के लिए? कि भाई अगर ये काम इन्होंने दिया है तो ये काम ढंग से होना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्लियर? टू मेक श्योर दैट हिज सबऑर्डिनेट परफॉर्म्स ऑल द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इज एक्सपेक्टेड इन एक्सपेक्टेड मैनर द मैनेजर क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी. और जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आई तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी. कि अगर इसने वो काम परफॉर्मेंस नहीं की, यानी जैसे मैनेजर ने कहा है कि आप 10% की ग्रो करो, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट को कहा है आप 10% की ग्रोथ करवाओ, तो अगर मैनेजर ने ये काम दिया तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी इधर डेलीगेट की जिससे इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. और जैसे ही इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ये अकाउंटेबल हो गए कि अगर ये काम 10% वाला ये अचीव नहीं कर पाए तो इन्हें ही मैनेजर को आंसर करना पड़ेगा, तो सबऑर्डिनेट को आंसर करना पड़ेगा. क्लियर? कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सीधी बात है, अगर मेरे पापा ने मुझे कोई काम दिया है, एक घर के एग्जांपल से ले लेते हैं. मेरे पापा ने मेरे से कोई काम दिया है तो अगर वो काम हुआ है तो सही से हुआ है या नहीं हुआ है मेरे पापा मेरे से पूछेंगे, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है वो भी वो मेरे से पूछेंगे. सिंपल एज इट इज. ठीक है? अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो डेलीगेशन में 3 प्रोसेस होता है. सबसे पहले आप अथॉरिटी ट्रांसफर करते हो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हो और देन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर करते हो. अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? कि भैया आप क्या दे रहे हो? आप पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन. अथॉरिटी क्या होगी? कि आप इस चीज का फैसला ले सकते हो. तो द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटी ऑफ अदर्स. यानी मैनेजर ने सबऑर्डिनेट, मान लो मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को दिया और असिस्टेंट मैनेजर ने सुपरवाइजर को. ठीक है? तो कोई सुपरवाइजर कब सुनेगा असिस्टेंट मैनेजर की? जब उसके पास कुछ अथॉरिटी होगी. अथॉरिटी मतलब उसके पास पावर होगा डिसीजन लेने का. अगर इसके पास डिसीजन लेने का कोई पावर ही नहीं है तो सुपरवाइजर इसकी क्यों सुनेगा? तो सिर्फ मैनेजर की सुनेगा कि इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है. तो मैनेजर क्या करेगा? सबसे पहले अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा, उसे डिसीजन लेने लायक बनाएगा, तभी सुपरवाइजर जो है सुनेगा उसकी. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट. जैसे मैनेजर से किसको मिली? असिस्टेंट मैनेजर को. तो ये किसकी ऑब्लिगेशन बन गई? असिस्टेंट मैनेजर की ऑब्लिगेशन बन गई ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. कि भैया उन्हें जो ड्यूटी दी गई है वो ढंग से की जाए. व्हेन अ सुपीरियर इशू ऑर्डर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू कैरी इट आउट. जैसा आर्मी में होता है ना, कि भैया ऑर्डर दे दिया, अगर हमारे मेजर ने ऑर्डर दे दिया तो सोल्जर को फॉलो करना ही करना है. दैट्स इट. तो मेजर का ऑर्डर सोल्जर को फॉलो करना ही करना है. आपके सीनियर ने ऑर्डर दे दिया, सबऑर्डिनेट को फॉलो करना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्डर फॉलो हो. क्लियर? देन तीसरा प्रोसेस आता है अकाउंटेबिलिटी का. व्हेन अ सुपीरियर असाइन सम वर्क टू द सबऑर्डिनेट. जैसे ही किसी सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपा, ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर. जैसा मैंने अभी पापा वाला एग्जांपल ही दिया, घर में ही एग्जांपल दिया. भाई काम हुआ है तो भी आप बताओगे, काम नहीं हुआ है तो भी आप बताओगे. यू आर अकाउंटेबल. आपको ये अथॉरिटी दी गई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यू आर अकाउंटेबल. क्लियर? सेकेंड क्या होता है हमारे पास अब यहाँ पर? नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी इस पूरे के अंदर एक ही बात सिंपल से समझा रखी है कि भैया अथॉरिटी को आप ट्रांसफर कर सकते हो. अथॉरिटी को आपने ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट, लेकिन जैसे ही अथॉरिटी ट्रांसफर हुई, अब जिसके पास वो अथॉरिटी आई, ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज अकाउंटेबल. तो अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अगर आपको काम मिल गया है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं दैट मेरे फादर ने मेरे को कोई काम दिया, ठीक है, आई एम सन, उन्होंने मुझे कोई काम दिया। नाउ आई कैन नॉट से कि अरे ये तो दीदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे फादर ने अगर मेरे सिस्टर को दिया होता वो काम, उनकी डॉटर को वो काम दिया होता, देन इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अरे ये काम तो उन्हें करना था, नहीं। अगर वो काम मुझे दिया गया दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, और अगर वो काम हुआ है या नहीं हुआ है सो आई एम अकाउंटेबल। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी। बात खत्म। क्लियर? तो द मैनेजर कैन नॉट escape from the responsibility for any default or mistake on the part of his subordinate. फॉर यानी कि सीधी सी बात है, इफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स पर डे, और मार्केटिंग मैनेजर ने वो डेलीगेट कर दिया अपने डिप्यूटी सेल्स मैनेजर को, जो कि फेल नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केटिंग मैनेजर को जवाब नहीं देना पड़ेगा। जवाब मार्केटिंग मैनेजर को ही देना पड़ेगा, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये काम किसको दिया था? मार्केटिंग मैनेजर को दिया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, जबकि अथॉरिटी ट्रांसफर की जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आ जाता है हमारे पास असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पहला स्टेप है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, और जैसे ही आपने अथॉरिटी भी दे दी तो आप क्या करोगे? आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर दोगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो मीनिंग के हिसाब से करें तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है भैया? राइट टू कमांड, डिसीजन ले सकते हो, कमांड दे सकते हो, यही तो अथॉरिटी का मीनिंग हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग क्या हुई? कि एक जो टास्क आपको दिया गया है, जो टास्क आपको असाइन किया है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप वो करोगे ही करोगे, यू हैव टू डू दैट वर्क। ठीक। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि आपका जो काम दिया गया था, आपको जो असाइन टास्क था, उसका जो भी आउटकम है आप ही उसके लिए आंसरेबल हो। आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइंड टास्क, ये हो गई मीनिंग। ओरिजिन की बात करें तो आप किस पोजीशन पे हो, फॉर्मल पोजीशन पे हो, इसी से पता चलेगा कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है। सो योर पोजीशन प्रोवाइड्स यू अथॉरिटी। ठीक है। अगर किसी ने अथॉरिटी को डेलीगेट किया है तो जैसे ही अथॉरिटी डेलीगेट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही जन्म ले लेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म ही कैसे होता है? जैसे ही अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, और जैसे ही किसी इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो वैसे ही अकाउंटेबल बन जाएगा। फ्लो की बात करें तो ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट होती है, यानी ये डाउनवर्ड फ्लो में होती है। ये अपवर्ड होती है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक, और ये भी अपवर्ड होती है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक। विड्रॉल यानी हाथ खींचने की बात करें, या वापस लेने की बात करें, तो कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस, यानी नोटिस दे दिया और जिसको जो पावर दी थी वो वापस ले सकते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस नहीं ले सकते हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, और इसीलिए आप अकाउंटेबल थे और आपको अकाउंटेबिलिटी का जवाब देना पड़ेगा। तो एक बार दे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अब आप पीछे नहीं हट सकते। क्लियर? अगर हम बात करते कि अच्छा ठीक है वो तो सब तो ठीक है, लेकिन ये करना जरूरी क्यों है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जरूरी क्यों है? तो सबसे पहली बात ये है ना कि जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा उसका वर्कलोड कम हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, कोई मैनेजर है, मैनेजर के पास एक काम तो है नहीं, तो अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा काम बांट देगा तो उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द ऑफिसर, दे कैन यू thus utilize their time in more important and creative work instead of the works of daily routine. Second, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। भाई सीधी बात है, जो मेरा असिस्टेंट मैनेजर है, उसे लीडरशिप करने की आदत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। अब जैसे ही मैनेजर ने उसे अथॉरिटी प्रोवाइड करवा दी, पावर प्रोवाइड करवा दी, नाउ ही कैन यूज हिमसेल्फ एज अ लीडर। तो यानी कि ये क्या अलाउ करेगा? वो अपनी डेवलपमेंट करेगा, अपनी स्किल्स को, लीडरशिप की क्वालिटीज को क्या करेगा? वो डेवलप करेगा। So employees get more opportunity to utilize their talent, which allow them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks. Clear? तीसरा, क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। अब सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपका सीईओ जो है उसे लेबर के लेवल की प्रॉब्लम नहीं पता कि लेबर उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेजेस है, उसके बाद उस तक न्यूज जाती है या उसका कोई डिसीजन यहाँ तक आता है।
तो अगर इन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर रखा है हर लेवल पे, तो इनके लिए जो भी प्रॉब्लम होगी ये वहीं पे डिसीजन ले सकते हैं अगर इनके पास अथॉरिटी है तो। मान लो कि पानी का वाटर कूलर खराब हो गया, कंपनी का वाटर कूलर खराब हो गया, अब इस बात के लिए सीईओ तक बात जाए कि आपकी 50 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री में एक वाटर कूलर खराब हो गया है, कोई फायदा है? कितना लंबा टाइम लग जाएगा। तो इससे तो अच्छा है ना कि जो उसके ऊपर है उसको अथॉरिटी दी गई है वो डिसीजन ले सकता है। अगर डिसीजन ले सकता है तो क्विक डिसीजन भी होगा और ये बेटर डिसीजन भी होगा। ठीक है, तो डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं और बेटर डिसीजन लिए जा सकते हैं। द सबऑर्डिनेट्स आर ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी so that they need not to go to their superiors for taking decision concerning the routine matters, जो basic matters होते हैं। फोर्थ, हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। देखो क्लास में ना सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो मॉनिटर होता है ना उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग ही लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर के ज्यादा पास होता है और उसके पास कुछ अथॉरिटी भी होती है, तो उसका मोरल भी क्या होता है? हमेशा हाई होता है। ये बात अलग है कि क्लास में बाकी बच्चे उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, लेकिन मॉनिटर के पास पता है ना अथॉरिटी है, तो थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा अबव होता है। तो बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट they get an opportunity to display their efficiency and capacity, जिसकी वजह से उसका मोरल क्या होगा? थोड़ा हाई होगा। देन लास्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो हर एक इंसान को अगर पावर बांट दी गई है, सबके पास थोड़ा थोड़ा काम है, एक मैनेजर के पास सारा काम है तो पागल हो जाएगा, लेकिन सबके पास थोड़ा थोड़ा काम है तो ये लोग आपस में मिलकर के काम को बहुत इजीली स्मूथली चला सकते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प टू डिफाइन द पावर्स, कि किसके पास क्या पावर है, किसकी क्या ड्यूटी है, कौन किस चीज के लिए आंसरेबल है, अपनी अपनी जॉब पोजीशन के हिसाब से। जिसकी वजह से क्या होता है, सबको अपना काम पता है, अपनी पोजीशन पता है, सबको एक दूसरे की जब पता है कि कौन जवाब देगा, तो इनसे इनके बीच क्या आता है? कोऑर्डिनेशन भी अच्छा आता है। ठीक, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है यहाँ पर खत्म हो गया। इतना ही था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अब इस चैप्टर के लास्ट दो छोटा सा पॉइंट बचता है, वो बचता है डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब जो है वो यही है कि आप अथॉरिटी को बांट देते हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक मैनेजर से एक ही पॉइंट की बात कर रहे थे कि एक यहाँ पर सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में एक मैनेजर जो है वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में अपनी पावर्स को बांट देगा, कई सारे लोगों में। ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। एक इंसान सेंटर में नहीं है, उसकी जगह उसकी पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है, विकेंद्रित हो गई है, बिखर गई है। तो इट इज डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला हुआ है? सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, हर लेवल पे, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अंडर दिस द अथॉरिटी इज ट्रांसफर टू द लेवल वेयर इट इज टू बी एक्सरसाइज्ड। यानी जहां पर पावर का यूज किया जा सकता है वहां पर अथॉरिटी ट्रांसफर कर दो। सो द नंबर ऑफ सेंटर्स फॉर टेकिंग डिसीजन इंक्रीज, यानी कि हर जगह पे पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी 3 जगह बट गई, यहाँ पे भी 3 जगह बट गई, हर एक ने अथॉरिटी की बात बांट दी। तो जैसे अथॉरिटी की जगह बढ़ती गई तो डिसीजन सेंटर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन से ही निकला है, जहां पे डेलीगेशन का ही एक पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, कोई अनोखी चीज नहीं है ये। अब यहां पे बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। तो जब एक सुपीरियर ही सारे डिसीजन लेगा, उसी को सारे डिसीजन लेने, तो ये कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब वही सीईओ अपनी पावर्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट देगा नीचे की तरफ, तो ये कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात है। तो ये जो दोनों चीजें ये क्या रिप्रेजेंट करती है? द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी अमॉन्ग द मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ फ्यू हैंड्स, यानी आपने सारी पावर उठा करके किसके पास दे दी? एक ही इंसान के पास दे दी। In such an organization, very little authority is delegated to managers or the middle and the lower level. ये बेसिकली स्मॉल एंटरप्राइजेस में होता है, क्योंकि वहां पर एक ही आदमी जो है वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, वो अपने से नीचे के लोगों को बहुत ही कम अथॉरिटी देता है, वो सारी अथॉरिटी अपने पास ही रखता है। ठीक है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन वो बांट देता है। हालांकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती। ये एक साथ रहेंगे। जैसे जैसे साइज ग्रो होगा चीजें डिसेंट्रलाइज्ड होंगी, और जैसे जैसे वो छोटा होता जाएगा वो सेंट्रलाइज्ड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होती ही होती है। क्या इसकी भी कोई जरूरत है? हाँ बिल्कुल जरूरत है।
अब कोई सबऑर्डिनेट आपकी कंपनी के लिए कोई इनिशिएटिव क्यों लेगा जब तक उसके हाथ में पावर ही नहीं होगी। तो आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे, उसको पावर दोगे तो वो डेवलप करेगा अपनी इनिशिएशन को। तो सबऑर्डिनेट जो है वो इनिशिएट लेने के लिए डेवलप होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिकॉज द सबऑर्डिनेट आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन। सेकेंड चीज वही, क्योंकि ये डेलीगेशन का ही है तो क्विक एंड बेटर डिसीजन यहां पर भी है। द बर्डन ऑफ मैनेजरियल डिसीजन डज नॉट लाई इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, यानी एक ही आदमी डिसीजन नहीं ले सकता है, बट ये चीज किसके अंदर, बहुत सारे लोगों के बीच डिवाइड कर दी जाती है, जिससे बेटर और क्विक डिसीजन लिया जा सकता है। थर्ड, रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द एक्सेस ऑफ वर्कलोड। वही चीज, वर्कलोड कम की जाएगी, इसको मैं अलग से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, सिंपल चीज है कि वर्कलोड सीनियर्स की कम हो जाएगी। देन मैनेजरियल डेवलपमेंट, यानी आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि वो अब अपने से नीचे के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और डिसीजन टेक कर रहे हैं उनके काम के लिए, तो ये क्या करेंगे, उनके अंदर भी मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगी। भाई पहले सिर्फ मैनेजर के पास थी ये स्किल, लेकिन अब असिस्टेंट मैनेजर जब सुपरवाइजर्स के साथ काम कर रहा है, सुपरवाइजर के साथ असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा है, तो यानी कि उसके अंदर की भी मैनेजमेंट स्किल की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। कंट्रोल अच्छा है, क्योंकि एक ही आदमी को सब कुछ कंट्रोल नहीं करना है, अलग अलग लोगों को अलग अलग कंट्रोल करना, और रिपोर्ट ऊपर से नीचे स्केलर चेन पूरी जाएगी। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना बहुत ईजी हो जाता है और कंट्रोल जो है काफी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज दे रखी है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, भले ये एक ही का एक्सटेंशन है, पर इसका मतलब क्या होता है, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है। तो नेचर की बात करें तो डेलीगेशन जरूरी होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, चाहो या ना चाहो हो सकता है दोनों में। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो डेलीगेशन में क्या होता है, लेस फ्रीडम होती है टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, यानी डेलीगेशन में सुपीरियर का कंट्रोल ज्यादा होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ज्यादा होती है और सीनियर्स का कंट्रोल कम होता है। स्टेटस की बात करें तो डेलीगेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी, क्लियर। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट ने ही कह दिया कि भैया अब ये पावर आपके पास नहीं रहेगी, ये पावर नीचे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये टास्क और अथॉरिटी को शेयर करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने पूरी पावर दे दी, आपने जस्ट थोड़ी सी पावर शेयर की है। स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का स्कोप नैरो है, क्योंकि इसके अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को तुरंत जवाब देना होता है, सब कुछ करना होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप काफी ज्यादा वाइड है, क्योंकि ये डेलीगेशन का एक एक्सटेंशन है, जहां डेलीगेशन खत्म होती है उससे आगे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पर्पस की बात करें तो ये भी मैनेजर का पर्पस कम करता है, हालांकि टू इंक्रीज द रोल ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजर्स के बर्डन को रिड्यूस करता है और ये भी क्या करता है, मैनेजर्स के वर्कलोड को कम करता है और जो नीचे के लोग हैं उनके काम को थोड़ा सा बढ़ाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर आप में से किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसी टाइम पे, और आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप ये इसको स्क्रीनशॉट को रोक करके भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स है जो कि आपको किस में हेल्प करेंगे, आपकी केस स्टडीज में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज ये जो अंगूठे का निशान है लाइक वाला, उसे दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक तो, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपके दोस्तों को भी पढ़ना चाहिए तो चैनल को शेयर कर देना। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा सुधार सकता हूँ, कुछ और सुधारने की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट थिंग्स, और आपके सजेशन को अप्लाई करके मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ। सो टिल देन, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, be great, and be healthy. Thank you for your time.